हेलो बच्चों। तो हमने पिछली वीडियो के अंदर क्या किया था, अभी पाठ्य पुस्तक प्रश्न हमारे सारे हो गए थे। मैंने आपको कहा था अभी कोशिका के बारे में डायग्राम बना करके आपको बताऊंगा मैं। तो हमारा पाठ तो वही है, जीवन की मौलिक इकाई। तो इसमें ये डायग्राम दे रखे ये, तो मैं खुद अपना एक पादप कोशिका देखा, वो ठीक है, वो आप बना सकते हो। इसमें थोड़ा सा डाउट लगा मेरे को, तो मैंने खुद अपना डायग्राम बना करके और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ पादप कोशिका, उसका जंतु कोशिका का। तो इसमें क्या है कि ये बनाया मैंने डायग्राम। तो जंतु कोशिका का बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम बनाया मैंने, चित्र बनाया है, इसमें आपको समझ में भी आ जाएगा। यह जंतु कोशिका है। इसमें क्या है कि ये होगी जो है वो कोशिका झिल्ली, यानी प्लाज्मा झिल्ली, जो कोशिका द्रव्य को या अंदर जो अंगक जितने भी हैं उसको बांध के रखती है। उसके बाद ये कोशिका द्रव्य हो गया, ठीक है। उसके बाद हाँ, एक मिनट में साथ में कार्य बता देता हूँ आपको। कोशिका झिल्ली का कार्य क्या होता है कि वर्णात्मक होती है। ये मैंने पीछे भी बताया था। वर्णात्मक मतलब जिस पदार्थों की जरूरत होती है वो कोशिका के अंदर आने देती है, जिनकी जरूरत नहीं होती उनको बाहर फेंक देती है, वो वर्णात्मक है। उसके बाद ये है दूसरा पॉइंट, कोशिका द्रव्य। एक होता है जीव द्रव्य, एक होता है कोशिका द्रव्य। थोड़ा यहाँ अंतर स्पष्ट कर दूँ आपको मैं, शायद 8वीं क्लास में आपको बताया भी था। जीव द्रव्य कौन सा? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य मतलब होता है भी इस कोशिका झिल्ली के अंदर जितना भी पदार्थ है सारा का सारा, ये सारा ये क्या है? ये जीव द्रव्य है। क्या है ये? जीव द्रव्य। और अगर हम केंद्र को छोड़ दें, केंद्र को छोड़ करके बाकी यहाँ यहाँ जो बीच में, यानी कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच में जो पदार्थ भरा हुआ है उसको बोलते हैं हम कोशिका द्रव्य। समझ में आ गई बात? हाँ, केंद्र को छोड़ो, बाकी जो पदार्थ है वो कोशिका द्रव्य है। तो इसके अंदर जो अंग होते हैं कोशिका के अंदर जितने भी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, क्रोमेटिन, जो भी है केंद्र के सारी, उसको बोलते हैं कोशिकांग। ठीक है। तो यहाँ मैंने बता दिया। अब बात करते हैं हम अंतःप्रद्रव्य जालिका। ये जो है ना अंतःप्रद्रव्य जालिका। अब यहाँ मैंने एक लिखा है शब्द, थोड़ा उसको बड़ा कर देता हूँ मैं। ये देखो इस साइड में देखो आप, अंतःप्रद्रव्य जालिका या अंतःप्रद्रव्य जालिका, खुरदरी। खुरदरी क्योंकि इस पर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ छोटे छोटे दाने चिपके हुए हैं। ये दाने चिपके हुए छोटे छोटे, देखो इसके ऊपर ये छोटे छोटे, ये राइबोसोम है। यहाँ ये भी राइबोसोम है। ये छोटे जो दाने हैं ना, ये राइबोसोम, क्योंकि ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं और यह प्रोटीन संश्लेषण करके अंतःप्रद्रव्य जालिका को देते हैं और ये क्या करती है, आगे ट्रांसफ़र करती है। किसके पास? गोल्जी उपकरण के पास। ये गोल्जी उपकरण क्या करता है, इसको पैक, यानी पैकिंग करके और आगे सप्लाई करता है, वो दूसरी कोशिका में भेज देता है या इस कोशिका के अंदर काम आता है। यानी इस गोल्जी उपकरण का काम यही होता है कि जो अंतःप्रद्रव्य जालिका किसी पदार्थ इसके पास आता है वो भेजती है कहाँ? इसके पास। और ये फिर क्या करता है, पैकेजिंग करके कोशिका के अंदर रखना है या बाहर रखना है वो इसकी मर्जी है। ये तो होगी खुरदरी। खुरदरी यानी इस पर राइबोसोम के दाने चिपके हुए हैं। और ये है चिकनी, ये यानी अंतःप्रद्रव्य, इसके आगे चिकनी शब्द लिखा हुआ है, यानी इस पर कोई राइबोसोम नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद हम आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इस साइड में ये मैंने आपको बता चुका हूँ। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है भी, इसको पावर हाउस कहते हैं, बिजली घर कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम भोजन लेते हैं वो भोजन यहाँ कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के पास आता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, उस भोजन का अपघटन करता है, ऑक्सीकरण करता है और शरीर को, कोशिका को ऊर्जा देता है। लाइसोसोम को मैंने पीछे बताया, आत्मघाती थैली कहते हैं इसको। लेकिन क्या होता है कि जब ये कोई काम करेगा तो कोशिका के अंदर टूट फूट होती है तो उसको ख़त्म करेगा। अगर ये फट जाता है तो
पूरी कोशिका खत्म। क्रोमेटिन जालिका, ये भी आपको मैंने पहले बताई थी, ये इसके केंद्र के बीच में होती है क्रोमेटिन जालिका। ये धागेनुमा संरचना बिल्कुल बारीक बारीक। जब कोशिका का विभाजन होता है, जब कोशिका दो भागों में टूटती है, तो क्रोमेटिन जालिका जो क्रोमोजोम यानी गुणसूत्र में बदल जाती है। और ये है केंद्रक, इसका केंद्रक है ये। और ये बीच में जो ना खाली यहाँ ये केंद्रक छिद्र हैं, ये केंद्रक पोर पदार्थों का आदान प्रदान के लिए। केंद्र के अंदर जो पदार्थ भरा होता है, ये दाने से दिखा रखे हैं ये ऐसे। तो ये दाने जो दिखा रखे हैं ना, ये क्या हैं? केंद्रक द्रव्य। तो ये गोल्जी उपकरण हो गया। तो ये डायग्राम आपको बनाना है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इस प्रकार ऐसे, और आप इसको बना सकते हो। ये तो होगी जंतु कोशिका। अब हम बात करते हैं पादप कोशिका। पादप कोशिका के अंदर ही आपको समझा देता हूँ मैं। अब हम बात करेंगे पादप कोशिका का। तो इसमें देखो आप, ये है पादप कोशिका। चीज़ें सेम ये कुछ डिफरेंट होगा। इसमें क्या होता है कि ये है, ये अंत्य जालिका, ये सारा कुछ होगा। ये चीज़ भी है, एक सेकंड, ये चीज़ भी है, लाइसोसोम भी है, चिकनी और खुरदरी दोनों है। ये खुरदरी होगी, ये चिकनी होगी, क्योंकि राइबोसोम हो ऊपर चिपका हुआ तो वो क्या है? खुरदरी है। राइबोसोम ना हो तो वो चिकनी है। हाँ, ये ध्यान रखना, हरित लवक ये चीज़ उसमें नहीं थी। किसमें? जंतु कोशिका में। गोल्जी उपकरण है, उसमें एक शब्द था तारकाय, वो इसके अंदर नहीं है। ठीक है। केंद्रक झिल्ली भी है, वो उसमें थी। प्लाज्मा झिल्ली भी है, उसमें भी थी। और उसमें कहता है कि, एक सेकंड है, थोड़ा गलती दे रखी है। बाह्य कोशिका क्या होती है? बाह्य कोशिका उसके साथ में जुड़ी हुई कोशिका होती है। ठीक है। कोशिका भित्ति ये चीज़ नहीं है, ये सिर्फ पौधों में होती है। यानी कोशिका झिल्ली जो उसमें बनाए रखी है ना ऐसे, इसके चारों ओर एक सेल्यूलोज की बनी हुई दीवार होती है, जिसे कहते हैं कोशिका भित्ति, जो सिर्फ पादप कोशिका के अंदर ही पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया उसमें भी था, काम उसका सेम है, जो उसके अंदर ऊर्जा प्रदान करना, यानी उसमें भी पावर हाउस है, इसमें भी पावर हाउस है। राइबोसोम बता दिया। इसमें एक नई चीज़ आई है, ये है रसदानी यानी रिक्तिका। इसमें कुछ जलीय पदार्थ भरे होते हैं। ये पौधों जंतुओं के अंदर बहुत ही कम होती है, होती नहीं है, होती है तो बहुत ही छोटी छोटी रिक्तानी होती है। तो ये मैंने सेम है, कुछ एक परिवर्तन होता है, यही अंतर आपको पेपर में याद करना है। पादप कोशिका में क्या होता है कि पादप कोशिका के अंदर एक तो हरित लवक होता है, ठीक है। दूसरा, पादप कोशिका अपना भोजन स्वयं बनाती है। तीसरा, पादप कोशिका के अंदर क्या होता है कि जो केंद्रक होता है एक साइड में होता है, और जंतु कोशिका में केंद्रक बीच में होता है। पादप कोशिका में रसदानियाँ बहुत बड़ी होती है, जंतु कोशिका में रसदानियाँ होती है तो बहुत छोटी या फिर अनुपस्थित होती है। पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो ये कुछ एक अंतर हैं। तो ये आप अच्छी तरह से डायग्राम एक तो ये बनाओगे, एक जो मैंने बना रखे है वो आप बनाओगे। उसके बाद हम कुछ थोड़ा सा और, ये क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए थे। तो यहाँ कोशिका विभाजन का जिक्र आ रहा है यहाँ। कोशिका विभाजन यानी, क्योंकि हमारे शरीर में कोशिका का विभाजन होगा तभी तो हमारे शरीर का विकास होगा। क्योंकि हमारे शरीर में कोशिका टूटती है, मरती है, जीवित होती है, तो कोशिका नई बनती है। तो नई बनने का मतलब है तो कोशिका विभाजित हो रही है आगे से आगे, एक कोशिका से दो, दो से चार, पाँच, इस प्रकार। तो इस प्रकार ये हमारे अंदर दो प्रकार का विभाजन है। समसूत्री विभाजन। कौन सा? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि हमारे अंदर गुणसूत्र क्या होते हैं? 46 जोड़े होते हैं गुणसूत्र। कितने? हाँ सॉरी, 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 23 जोड़े होते हैं।
समसूत्री यानी गुणसूत्र की संख्या समान रहे। जैसे अंगुली की चोट लगी, वो घाव अपने आप भर गया, तो उसमें क्या हुआ, जो कोशिका टूट फूट हो गई थी ना, अंदर जो कोशिका थी ना वो विभाजित होकर के और वापस वो कोशिका बना देती थी, वो समसूत्री है, क्योंकि इसमें गुणसूत्र 46 ही रहेंगे। ठीक है। उसके बाद एक दूसरा आता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, यानी 23। आधी का मतलब 46 का मतलब 23। वो कोई कोशिका जब टूटती है ना, तो जैसे 46 है तो टूट करके दो कोशिका बनेगी, 23 और 23, ये दो कोशिका बन जाती है, वो अर्धसूत्र। ये सिर्फ और सिर्फ जनन कोशिकाओं में होती है। किस में होती है? जनन कोशिकाओं में। 8वीं क्लास में हमने पढ़ा था लेसन, जनन वाला पाठ हमने पढ़ा था 8वीं में भी, आगे 10th क्लास में भी आएगा। तो उसमें क्या होते हैं कि जैसे नर के अंदर जो शुक्राणु बनते हैं वो क्या होते हैं, वो 23 गुणसूत्र वाले होते हैं। उसके बाद उधर मादा के अंदर जो अंडाणु जो बनेगा, अंड जो कोशिका जो बनेगी, उसमें भी 23 होते हैं। जब निषेचन होता है, ये सारी बातें 8वीं क्लास में भी आई थी, आगे 10th में भी आएगी। निषेचन जब होता है तो शुक्राणु और अंडाणु मिलने की क्रिया को बोलते हैं निषेचन। शुक्राणु और अंडाणु जब मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? निषेचन। ये वापस क्या हो जाते हैं? 46। यानी ये क्या बन जाता है? युग्मनज, भ्रूण। युग्मनज बनता है, युग्मनज से बनता है भ्रूण, और भ्रूण से एक जीव बनता है। उसमें वापस कितनी होगी? 46 होगी। ये फिर बार बार विभाजित होकर के उसका शरीर का विकास होगा। यानी हमारे पूरे शरीर में जो विकास या मरम्मत हो रही है वो तो होता ही है समसूत्री विभाजन से, यानी गुणसूत्र समान रहते हैं। और जो सिर्फ जनन कोशिकाओं में जब जनन के दौरान जो विभाजन होता है उसको बोलते हैं अर्धसूत्री, यानी गुणसूत्र आधे हो जाते हैं, उसके बाद वापस समसूत्री शुरू हो जाता है। तो ये हो गया हमारा समसूत्र, सूत्री और दोनों पादप कोशिका, जंतु कोशिका। अब हम अभ्यास के क्वेश्चन जो है वो अगले वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, दोनों कोशिकाओं के चित्र बनाने हैं आपको। अगर कोई भी बात समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं अपने ग्रुप के अंदर भी, और जो मैंने लिंक भेजा है उसके अंदर भी आप कह सकते हो, उसको भी देखो, उसमें भी डाल रहा हूँ मैं, ताकि ये वीडियो अगर बड़ा हो ना तो उस लिंक में जाके देख लो आप, व्हाट्सएप उसके यूट्यूब के। तो ठीक है बच्चों, धन्यवाद।